हेलो गाइस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नाम तो सुना होगा, राइट? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी, जैसे आपने और तरह की थ्योरीज पढ़ी हुई है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSCPR थ्योरी, इसी तरह की एक थ्योरी है जो आपकी केमिकल बॉन्डिंग, कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैसा क्या, वो सारी चीज़ें बताता है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल लिगेंड में कैसी बॉन्डिंग हो रही है, क्या एनर्जी आई, क्या ये उस सब से रिलेटेड है। गॉट इट? इसी के रिगार्डिंग मैं 3 वीडियोज़ ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ, वो तीनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको असिस्ट करती हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज पहले से रहेगी तो यहाँ पे और वो हेल्प करेगा। गॉट इट? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक न्यू टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कनेक्शन विद ऑब्वियसली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कैसी होती है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ किसने दी थी ये थ्योरी? ये थ्योरी दी थी हैंस बेथ एंड वैन ब्लैक। ठीक है, नाम थोड़ा मुश्किल है, जॉन वैन ब्लैक इनका पूरा नाम है और हैंस बेथ, आप इसको बेथ एंड ब्लैक भी याद कर सकते हो, उतना भी काफ़ी है आपके लिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पिछली वाली थ्योरी याद है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या मानती थी वो? कि आपका बॉन्ड कैसा है, याद करो। और अगर नहीं याद आ रहा तो वीडियो देखो, चैनल पे डाली हुई है, मैंने कहा ना कनेक्टिंग है। कंपैरिजन, जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो इजी हो जाता है थोड़ा। तो वो थ्योरी और एक्चुअली उसकी लिमिटेशंस जो थी वो ये वाली थ्योरी कवर अप करेगी। गॉट इट? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपका ये कंसीडर करती है कि आपका जो भी बॉन्ड बन रहा है मेटल आयन और लिगेंड के बीच, वो प्योरली आयनिक है, 100% आयनिक। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा नहीं था, वहाँ कोवेलेंट था। तो थ्योरी मेनली आपके किस पॉइंट पे बेस्ड है? मेटल आयन और लिगेंड्स जो है वो आपके पॉइंट चार्जेस, मतलब चार्जेस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कोई भी, बट वो चार्जेस की तरह एक्ट कर रहे हैं एंड उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योरली आयनिक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का। और इसी में आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब बताया था ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, वो इस वाली वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्यों स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक, चलिए, अगर आपका लीगेंड नेगेटिव है, अब लीगेंड आपका नेगेटिव हो सकता है ना, हैलाइड आयंस जितने हैं वो नेगेटिव है, नाइट्रेट, नाइट्राइट आयन, ठीक है, लीगेंड्स आपका नेगेटिव, न्यूट्रल कैसा भी हो सकता है, राइट? तो आपने जब नेगेटिव लीगेंड है, इंटरेक्शन मेटल आयंस के साथ क्या कहलाएगी? आयन आयन इंटरेक्शन। क्यों? मेटल भी आयन और लीगेंड भी आपका आयन। अब अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो कैसी इंटरेक्शन कहलाएगी? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, एक आयन है, तो वो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा चार्जेस जनरेट कर देगा, इंड्यूस कर देगा, इसलिए आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। गॉट इट? मेन पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आयन इन द एनवायरनमेंट ऑफ लिगेंड्स। ध्यान से सुनना, जो मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब लिगेंड्स के एनवायरनमेंट में आते हैं वो इफेक्ट होते हैं। किस चीज़ से इफेक्ट होते हैं? लिगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिसकी वजह से आपकी होती है ऑब्वियसली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट? एंड वो जो फील्ड है वो कहलाती है, एक्चुअली क्रिस्टलाइन फील्ड पहले कहा जाता था, लेकिन नाम बाद में चेंज करके क्रिस्टल फील्ड कर दिया। इसी नाम पे बेस्ड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके जो लिगेंड्स हैं वो मेटल आयन के आसपास हैं, जब भी वो मेटल आयन को अप्रोच करेंगे कहीं ना कहीं आपका दोनों के ऑर्बिटल्स में, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में आपस में कुछ तो इंटरेक्शन होगी, राइट? लिगेंड्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मेटल आयन के जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप ओवरऑल अगर कह दो कि मेटल ऑर्बिटल्स जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो इफेक्ट होते हैं। इसी पे बेस्ड है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। गॉट इट? मेन पॉइंट्स इसके पहले पढ़ते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, और वो 7-8 कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? ट्रांजिशन मेटल आयन। बहुत सिंपल से हैं, आधी चीज़ें आपको पता ही होंगी, रटने की जरूरत नहीं है। मतलब एक होता है ना कि आपको थ्योरी के बारे में पता हो जस्ट, है ना, 8-9 पॉइंट्स जितने हैं वो। हाँ, बट जो बच्चे बोर्ड का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, वो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली मेन पॉइंट्स लिखने को या इस तरह से कई बार आ जाता है। ठीक, चलिए, ट्रांजिशन मेटल आयन आपका, दे आर सराउंडेड बाय लिगेंड्स, है ना, वो लिगेंड्स जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि आपको ऑब्वियसली मेटल आयन को वो डोनेट करेंगे। जितने भी लिगेंड्स हैं उन्हें हम पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया, राइट? थर्ड पॉइंट, अरेंजमेंट लिगेंड्स का कैसा होगा अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन? वो ऐसा होगा कि मिनिमम रिपल्शन हो। अगर रिपल्शन होगी तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी नहीं होगी, राइट? द रिपल्शन बिटवीन दीज चार्जेस शुड बी मिनिमम। जितना कम से कम आपकी रिपल्शन होती है उतना स्टेबिलिटी बढ़ती है किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक, चौथा पॉइंट, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 4 पॉइंट्स हो गए। फिर लिगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो अभी मैंने आपको समझाया वही पॉइंट है। जितने भी लिगेंड्स हैं वो मेटल आयन के आसपास जब प्रेजेंट होते हैं वो एक तरह की इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो डी ऑर्बिटल्स है मेटल आयन की, उनकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है, चेंज करता है।
अब एनर्जी में चेंज आएगा तो आपको पता है जो डी ऑर्बिटल्स का हम नॉर्मली स्टडी करते हैं ना, एनर्जी में चेंज आना मतलब ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। सारा खेल ही बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का है। अगर एनर्जी में चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो पूरी थ्योरी अच्छे से समझना। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन एनर्जी से रिलेटेड ही है कि स्प्लिटिंग क्यों हो रही है ना। चलिए अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, सपोज करो कोई ट्रांजिशन मेटल आयन है जो फ्री है, मतलब उसके आसपास अभी कोई लिगेंड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं। जब कोई लिगेंड नहीं हो, सिर्फ उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डी ऑर्बिटल्स पे प्रेजेंट हैं, तो जितने उसके पांचों के पांचों जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी सबकी एनर्जी बराबर रहेगी, हैव इक्वल एनर्जीज। उन्हें हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेसी वर्ड का मतलब ये होता है इक्वल एनर्जी, हैविंग इक्वल एनर्जी। ठीक, कहीं भी ये वर्ड्स हम अगर सुनो तो समझ जाना, डीजेनरेट, डीजेनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी, हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है मतलब कि इलेक्ट्रॉन उन पांचों में से किसी में भी जा सकता है, ठीक है ना, किसी को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। ये डीजेनरेसी आपकी तब तक रहती है जब तक कि उस मेटल आयन के आसपास एक सिमेट्रिकल फील्ड है। सपोज करो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं आसपास, सपोज करो, लेकिन वो लिगेंड्स भी इस तरह से प्रेजेंट हैं कि एक सिमेट्रिकल, स्फेरिकली पूरा आपका सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो आसपास सिमेट्री है, पांचों डी ऑर्बिटल्स पे बराबर ही एक तरह से इन्फ्लुएंस आ रहा होगा, तो भी उनकी जो एनर्जी है सेम रहेगी। तो तब तक आपकी डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके डी ऑर्बिटल्स के, उन पांचों की एनर्जी सेम है जब वो मेटल आयन फ्री है, उसके आसपास कोई लिगेंड नहीं है। अगर इनकेस लिगेंड आ भी जाता है, अगर इनकेस लिगेंड आ भी जाता है तो उस पे पांचों ऑर्बिटल्स में अगर वो इक्वली इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहा है, पांचों ऑर्बिटल्स पे इक्वली उनकी एनर्जी का, उसके इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, तो भी आपकी डीजेनरेसी चेंज नहीं होगी। लेकिन एक केस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे चेंज हो जाएगी? जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं ना सेंट्रल मेटल एटम को, आपको पता है ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको पहले बता दिया, इन्फ्लुएंस होंगे, फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेटल आयंस का जो डी ऑर्बिटल्स की शेप्स है, अगर आपने पढ़ रखी हो, वो डिफरेंट हैं। पांचों डी ऑर्बिटल्स की शेप डिफरेंट है। अगर कोई लिगेंड अप्रोच कर रहा है, हमें नहीं पता ना किस डायरेक्शन से, एक्स डायरेक्शन, वाई, 3 एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड, तीनों में से किस तरफ से ज़्यादा अप्रोच कर रहा है लिगेंड। जो आपके मेटल ऑर्बिटल्स वाले ऑर्बिटल्स हैं और जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं, पास आएंगे, दूर आएंगे, उन सारी चीज़ों का फर्क पड़ेगा। ठीक है, व्हेन लिगेंड्स अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विल गेट रिपेल्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिपल्शन होगी उनमें। ये रिपल्शन क्या करती है? डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को बढ़ा देती है। कहीं पे भी अगर रिपल्शन होती है, आपने ध्यान दिया होगा, जो मैंने पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने पहले पढ़ाया है कभी या नहीं है, इस बारे में जिक्र किया है नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ध्यान है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपके इसी तरह से ऑर्बिटल्स जो हैं, एक ऊपर एक नीचे आप ड्रॉ करते हो, उसका भी तो यही मतलब है, एनर्जी लेवल डायग्राम ही है वो, राइट, कि एनर्जी बढ़ जाती है कि एक की घट जाती है। यहाँ पे भी वही है कि अगर रिपल्शन होगी तो एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, इट विल रेज द एनर्जी लेवल ऑफ डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल्स पांचों के पांचों, उसकी शेप में अभी डिस्कस करूंगी क्योंकि उसकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शेप क्लियर रहेगी तो ही आप समझ सकते हो कि कैसे स्प्लिटिंग होगी, कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा आनी चाहिए, किसकी कम आनी चाहिए। ठीक, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स पे। उससे पहले लेकिन हम ये पॉइंट एक बार क्लियर कर लें कि डी ऑर्बिटल्स के डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। तो जितने ऑर्बिटल्स हैं, पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स, जाहिर सी बात है उनकी लिगेंड्स के साथ इंटरेक्शन भी डिफरेंट होगी। सेम लेवल पे इंटरेक्शन नहीं होगी, सेम लेवल पे उनको फर्क नहीं पड़ रहा होगा उसके आसपास के लिगेंड्स का। जो ऑर्बिटल ज़्यादा पास होगा लिगेंड के, उसके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, जो दूर होगा उसके ऊपर कम होगा, राइट। सो ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स, मेटल ऑर्बिटल्स जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में अगर लिगेंड्स के भी ऑर्बिटल्स हैं या लिगेंड्स भी प्रेजेंट हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा रिपल्शन होगी, इट विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन एंड देयर एनर्जी विल बी रेज्ड मोर। ऑन द अदर हैंड, जो ऑर्बिटल्स थोड़े दूर हैं, ऑर्बिटल्स लाइंग अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, ऑर्बिटल्स जब हम अकेला बोल रहे हैं तो मतलब हम मेटल ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल के डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो मेटल की डी ऑर्बिटल्स अगर लिगेंड से दूर है, लाइंग अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, तो क्या होगा? उनकी इंट्रैक्शन कम होगी, राइट, एंड लेसर इंट्रैक्शन तो होगी। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि रिपल्शन ना हो, ऐसा रेयर केस होगा, ठीक है, बट लेस रिपल्शन होगी। तो उनकी एनर्जीज, उसके लिए आप क्या कहोगे? दीज एनर्जीज विल बी रेज टू लेसर एक्सटेंट। ठीक है ना, मतलब कम उनकी एनर्जी में फर्क आएगा, दूसरे वालों में ज़्यादा फर्क आएगा जो बिल्कुल पास पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
अब जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, जो इस लिगेंड की पूरी एक फील्ड जनरेट हो रही है, उसकी वजह से जो पांचों आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी, सब पे अलग अलग फर्क पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, स्प्लिट अप, ठीक है, स्प्लिटिंग कर देंगे. दिस स्प्लिटिंग ऑफ 5 degenerate orbitals of metal ion into different sets of orbitals having different energies in presence of electrical field of ligands is called as crystal field splitting. रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है. स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, किसके डी ऑर्बिटल्स, मेटल आयन के, ठीक है. यहाँ तक यही था ना, स्प्लिटिंग ऑफ. अब इसके लिए ये वर्ड लिखना शायद ज़्यादा सही रहेगा, 5 degenerate, क्योंकि वो उनकी एनर्जी सेम है. तो स्प्लिटिंग ऑफ 5 degenerate डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम और आयन, किसमें हो रही है स्प्लिटिंग, इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है. स्प्लिटिंग हो गई, क्यों हो रही है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, वो स्प्लिट होने के बाद उनकी 2 एनर्जी है ना, वो आपने मेंशन किया. हैविंग डिफरेंट एनर्जीज क्यों हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, ठीक है. स्प्लिट हो रहे हैं, स्प्लिट होके 2 आपके अलग अलग लेवल बन रहे हैं एनर्जीज के, उनकी डिफरेंट एनर्जीज है और उनका रीजन, इन सबको कंबाइन करके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की डेफिनेशन आ रही है, क्रिएट हो रही है, ठीक है. रट्टा मारने की मैंने कहा ना जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट. चलो, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गई. अब जो लिगेंड्स, जब मैं शेप एक्सप्लेन करूंगी ना तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा. उसके बाद देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. अब आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, ज्योमेट्री, यानी आपकी जैसे जैसे चेंज हो रही है, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है वो और लिगेंड की अप्रोच किस डायरेक्शन में होंगे वो भी डिफरेंट हो जाएगी. तो यानी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वेरी करेगी अगर आपके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, ज्योमेट्रीज डिफरेंट हैं, या कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिफरेंट है. 4 आपके मतलब लिगेंड्स आसपास हैं, 6 लिगेंड्स हैं, क्या है, मोस्टली 4 और 6 वाले में ही होता है, मतलब यही ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं, ठीक है. तो सेंट्रल मेटल आयन आपका, उसके आसपास कितने लिगेंड्स हैं, कितना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहे हैं, कैसी ज्योमेट्री है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि कितनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, राइट. क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा आपके आसपास लिगेंड्स हैं, कम हैं, या क्या डायरेक्शन है, उससे आपका क्या फ़र्क पड़ेगा, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्शन है उसमें फ़र्क पड़ेगा. रिपल्शन में फ़र्क पड़ेगा तो एनर्जी का लेवल किस लेवल तक रेज होना है, कम होना है, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा. गॉट इट. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये वो चीज़ें हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा याद है पिछले वाले की बीबीटी की आपकी लिमिटेशन थी, वहाँ एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया था, ठीक. तो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और ज्योमेट्री, वो इस थ्योरी के बेसिस पे कंप्लीटली और इजीली एक्सप्लेन हो जाता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक. अब बारी आती है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स की. 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ये देखो ध्यान से देखो, मैंने सबके सब बनाए हुए हैं 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स, ठीक. ये और 3 एक जैसे से हैं और 2 अलग अलग हैं. डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनकी शेप अलग है, बाकी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है, इनकी अलग है. अब देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या है, लोब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस. 3 एक्सिस है ना, हमने ऊपर वाली जेड ले ली है, ये वाई, ये एक्स, ठीक. आपको ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो आपके लोब्स हैं वो आप देख सकते हो अलोंग द एक्सिस हैं. तो अगर इसी जी, ये देखो, ये आपका आप डी ऑर्बिटल्स मेटल का बता रहे हो, लिगेंड भी अगर इसी के आसपास सपोज करो हो, या इसी के बिल्कुल ऊपर या इसके थोड़े साइड में हल्का सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स में आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी. तो यानी इस शेप का बहुत फर्क पड़ रहा है, राइट, कि लिगेंड आपका किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, इसी एक्सिस से अप्रोच कर रहा है या दूर से अप्रोच कर रहा है. मैक्सिमम लिगेंड्स भी आपके इसी तरह से अप्रोच करते हैं, ठीक है, अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक. जब आप लिगेंड्स की बात करते हैं, उनके भी तो लिगेंड्स में क्या कोई अलग से शेप थोड़ी है, लिगेंड्स में भी आपके ऑर्बिटल्स ही हैं. लिगेंड्स में क्या चीज़ है जो डोनेट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, राइट. तो यानी वहाँ पे भी बात ऑर्बिटल की ही आ रही है, ठीक. तो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स अगर आपने देखा होगा, डी का ये है, पी की शेप आपको पता है ना, एक्स डायरेक्शन वाई जेड डायरेक्शन, यानी अलोंग द एक्सिस वाले जितने भी आपके ऑर्बिटल्स होंगे उन पे इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं ज़्यादा पड़ेगा, है ना. तो यहाँ आप देखिए शेप इसकी आपको ध्यान रहेगी ना, लोब्स अलोंग द एक्सिस है. डी जेड स्क्वायर में भी ऐसा ही है. डी जेड स्क्वायर की आपकी अलग से शेप है, डोनट शेप आपकी होती है, आप देख सकते हो, एक डम्बल शेप और ये रिंग है उसके आसपास. इसको ये माना जाता है कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, ऐसा माना जाता है. तो यहाँ पे जेड एक्सिस पे नज़र आ रहा है आपको, एक्स और वाई पे नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो साइड में है ये है.
तो दो आपके ये डी ऑर्बिटल्स की शेप हो गई जो कि जिनमें लोब्स आपके लाइंग अलोंग द एक्सिस हैं, ठीक। चलो जी, बाकी तीन जो हैं डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसमें बिटवीन द एक्सिस है, लोब्स लाइंग बिटवीन द एक्सिस। जैसे सपोज करो एक्स वाई है तो एक्स और वाई के बीच में होगा। ये यहाँ पे ना इस वाली शेप में प्रॉपर आपको नज़र ना आता क्योंकि ये 3D फिगर ज़्यादा होती है ना, तो मैंने इसलिए शेप थोड़ी सी चेंज कर दी। शेप नहीं चेंज किया एक्चुअली, एक्सिस मैंने एक दूसरा व्यू ले लिया है। यहाँ पे भी तीन एक्सिस ही हैं, एक्स वाई जेड, इनमें भी वही सेम चीज़ है, बट आपको दिखाने के लिए कि किसके किसके बीच में एक्स वाई का, ये देखो यहाँ पे वाई जेड है, वाई और जेड के बीच में मैंने लोब्स शो किए हैं। और ये एक्स जेड में भी ऐसे ही, एक्स जेड में ये इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ना, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये एक्स और जेड के बीच में है। जो दो आप नाम लोगे एक्स जेड एक्स वाई, उनके बीच में आपके लोब्स होंगे, मतलब एक्सिस के बीच में है लोब्स। लिगेंड्स का ऑर्बिटल्स कहाँ आते हैं, ऑलमोस्ट एक्सिस पे आते हैं, राइट। तो यानी इन पे कम इन्फ्लुएंस पड़ेगा लिगेंड्स का, इन पे ज़्यादा, है ना। तो यानी स्प्लिटिंग इसके हिसाब से चेंज हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इनके केस में ज़्यादा, इनके केस में कम। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। सो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस वजह से क्योंकि अब अगला टॉपिक जो आपका आएगा उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये हम स्टडी करेंगे और वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये अगर आपका बेसिक्स अगर क्लियर होगा तो ही आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझ पाएंगे, ठीक। ये सारा सिलेबस आपका ग्रेजुएशन में भी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप पढ़ते हो +2 में, वहाँ पे भी है, और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी कोशिश वही है कि जो बच्चे टॉपिक्स भेजते हैं मैसेज में, उनमें मैं मोस्टली वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स पिकअप करती हूँ। ये तो जिनकी ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है, ऑब्वियसली आप भी समझ रहे हो, किसी एक बच्चे के लिए हम एक टॉपिक क्रिएट कर पाना मुश्किल होता है ना, तो हम डिमांड पर ज़्यादा बनाते हैं। एक तो वो चीज़, दूसरी ये बात कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है कि ये बच्चे को आना ही चाहिए जो इस फील्ड में आगे जाएगा, केमिस्ट्री की फील्ड में एंट्रेंस देना है या जो भी है, राइट। सो मैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा पिकअप करती हूँ। फिर भी आप अपनी जो भी रिक्वेस्ट है, डिमांड्स है, अच्छा सपोज करो पूरा टॉपिक नहीं बन पा रहा, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो आप, उसमें से जो आपको समझ नहीं आया वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में, जहाँ पे भी आपको सब जगह मैंने बता रखी है, ठीक। उसके अलावा गाइज मैं हफ्ते में 3 स्ट्रीम रेगुलर कर रही हूँ, वो आप ज़रूर अटेंड किया करो क्योंकि वो कम्प्लीटली बेस्ड हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन्स। मतलब वेडनेसडे को जो हम केमिस्ट्री की क्विज करते हैं, गॉट इट, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री के जहाँ पे भी आपको एंट्रेंस वगैरह एग्जाम देने हैं, उसमें वो क्वेश्चंस डेली लाइफ से रिलेटेड, जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको जनरल केमिस्ट्री आती है वो, तो इस तरह की चीज़ें, जनरल केमिस्ट्री आना बहुत ज़रूरी है, जनरल साइंस इनफैक्ट आना चाहिए। मैं जनरल केमिस्ट्री करवा रही हूँ, जनरल साइंस भी मौका लगा तो मैं उसकी भी क्विज करवाऊंगी जब भी मुझे टाइम लगे, ठीक। तो वो इसलिए कह रही हूँ कि आप रेगुलर स्ट्रीम्स जो है वो अटेंड किया करो, उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। सैटरडे को मेंटल एबिलिटी जो कि हर एग्जाम में आती है, जनरल एप्टीट्यूड ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ नहीं आता होगा, है ना। एसएससी वाले हैं, एनडीए वाले, सीडीएस वाले और सीएसआईआर नेट वाले, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यूपीएससी के, सब जगह आपको पता ही मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तो आता ही आता है। तो उसमें स्ट्रीम्स में हम छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो हम साथ की साथ करते हैं। सो प्लीज़ आप उन्हें अटेंड किया कीजिए। संडे को है जीएस, जनरल स्टडीज़ क्विज, राइट। सो सारा कॉन्टेंट आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, आपको बस आना है, हमारे साथ ज्वाइन करना है, रेगुलर स्ट्रीम पे या रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। जैसे मैं अपनी जगह पे मेहनत कर रही हूँ, आप अपनी जगह पे मेहनत कीजिए। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, वो भी ज्वाइन कर सकें, उनको भी ये वीडियोज़, ये लेक्चर्स अगर जिसकी भी ज़रूरत की है, नीडी पर्सन्स, उनको उन तक ये वीडियो पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। एंड बार बार मैं कह रही हूँ कनेक्टिविटी में है सारे लेक्चर्स, तो आप पिछले लेक्चर्स जो इसके रिगार्डिंग थे वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक। उसका लिंक आपको ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बाकी अगर इनकेस लिंक नहीं मिलता है किसी को तो प्लेलिस्ट सबकी डिफरेंटली बनी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक। ओके देन गाइज, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, कीप एनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका एट आवर चैनल कीमोफिलस लॉरिका। सो बाय बाय, टेक केयर।